हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है BPAG 172 जिनका सब्जेक्ट कोड है उन स्टूडेंट के लिए। तो ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये हिंदी मीडियम का है। शासन, मुद्दे और चुनौतियाँ इस सब्जेक्ट का नाम है। तो इसमें 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जिनके मैंने आंसर्स आपको इसमें आंसर सहित आपको मैं ये वीडियो दे रही हूँ और इसमें एक्सप्लेन भी करूँगी इनको। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है नागरिक समाज की अवधारणा, क्योंकि इसमें फर्स्ट ब्लॉक यही है। तो ये बार-बार पूछा गया है क्वेश्चन, आपको ये आना चाहिए। तो नागरिक समाज एक स्वैच्छिक नागरिक और सामाजिक संगठनों तथा संस्थाओं की समग्रता से बना एक संगठन है, एक ग्रुप है एक। ठीक है? कि आपको याद रखना है, आप इतना भी याद रख सकते हैं। संगठन है, ठीक है? किससे मिलकर बना है? नागरिक। नागरिक समाज है तो नागरिक से मिलकर बनेगा जो स्वैच्छिकता से जुड़ते हैं। ठीक है? और सामाजिक संगठन जो मतलब सोशल ग्रुप्स होते हैं, जो समाज के लिए कार्यरत होते हैं, और संस्थाएँ होती हैं, तो इन सब से मिलकर बना एक संगठन है। ठीक है? तो ये संगठन है तो ये अपने अनुसार तो कार्य करेगा नहीं। तो ये विधि के शासन के अनुसार यानी कानून के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से उसके आधार पे बना है और अपने दायित्व को निर्वहन करता है। ठीक है? और विकासशील देश यानी जैसा हमारा भारत है विकासशील है ना, तो अभी भी विकास कर रहा है, तो इसमें इस नागरिक समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है? ये पॉइंट हो गया। फिर है ये उचित नियमों का समर्थन करता है और अनुचित नियमों का विरोध करेगा, क्योंकि नागरिकों के लिए बना है तो उचित नियम का समर्थन करेगा और अनुचित का विरोध करेगा। ठीक है? अब इसका अगर इसकी अवधारणा हमने दे दी है तो इसके महत्व के बारे में विशेषताएं हम डिस्कस कर लेंगे। नागरिक समाज एक विशाल और विविध प्रकार का समूह है, जैसा कि यहाँ पे विशाल है और विविध प्रकार का भी है, जिसमें विभिन्न संगठन सम्मिलित होते हैं। यह पिछड़े वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं ना, तो ये उनका प्रतिनिधित्व करता है और संसाधनों को जुटाता है। जैसे संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जल और हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं उनको जुटाने में भी मदद, नीति का समर्थन करता है। मतलब नीतियाँ ऐसे करता है कि लोगों तक सब संसाधन पहुँचे। और जो सरकार जो राज्य कार्यवाही को विनियमित करने और जो उनकी जो नीतियाँ होती हैं उनकी निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है? यह दुनिया में एक सुशासन का प्रमुख उपकरण बन चुका है, क्योंकि अगर जहाँ भी इंसान को सुशासन चाहिए, मतलब अच्छा शासन चाहिए, तो वहाँ इसको होना अनिवार्य बताया गया है। ठीक है? फिर हम इसकी विशेषता पे बात करेंगे। तो अब हम इसकी विशेषता में बात कर लेते हैं। यह गैर राज्य संस्थानों से संबंधित है। ठीक है? और यह समाज में एक बड़े क्षेत्र को शामिल करता है और यह परिवार और राज्य के बीच एक समुदाय से संबंधित है। यानी जैसे फैमिली हो गई और राज्य यानी मतलब देश। ठीक है? इनके बीच एक समुदाय है। ठीक है? समुदाय है और यह दोनों के बीच मध्यस्थ है। नागरिक समाज अधिनायकवाद और सर्वसत्तावाद का विरोधी है, क्योंकि जो हमारे जो सरकार होती है वो मतलब ऐसा होता है अपनी ही चलाने लग जाती है, तो उसका विरोधी होता है कि नहीं, नागरिकों के हिसाब से भी चलेगा और अधिनायकवाद का इन सबका विरोधी है। ठीक है? आप इस पॉइंट को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और यह सामाजिक मूल्य प्रणाली में एक नैतिक निदेशक के रूप में कार्य करता है। ठीक है? और यह राज्य के प्रभुत्व को कम करने की कोशिश करता है, यानी जो सरकार है उसके प्रभुत्व को कम करने का प्रयास करेगा, ताकि नागरिकों के हितों का मतलब कोई वो ना हो पाए, मतलब कोई हित ना उनके, मतलब कोई उनको प्रभावित ना कर पाए कि जो भी सरकार की नीतियाँ होती हैं, कुछ भी होता है। और यह लोगों को शिक्षित करने में नागरिकता की अवधारणा को मजबूत करता है। ठीक है? अगर लोग शिक्षित होंगे तो उनके अंदर ये मतलब अपनी अपने लिए जागरूकता आएगी, तो जो इनकी अवधारणा होगी उसको मजबूत तो करेगा ही। ठीक है? और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देगा कि नागरिक इसमें भागीदारी लेंगे। ठीक है? कहते हैं नागरिक समाज गरीबों का पक्षधर विकास व लोकतांत्रिकरण का तीसरा स्तंभ है, जो नागरिकों के संगठन की क्षमता निर्माण और एक स्वतंत्र और सूचना संपन्न मीडिया सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं, और गरीब समुदाय का सशक्तिकरण करते हुए नागरिक भागीदारी को प्रेरित करने के लिए जरूरी है। ठीक है? ये जितना हमने इतना कुछ लिखा हुआ था ये यहाँ पे 4 लाइनों में इसने व्यक्त कर दिया है। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण तथा नागरिक समाज के बीच संबंध की व्याख्या करनी है। ठीक है? फिर ये आंसर हमको लिखना है इसका। वैश्वीकरण इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आजकल वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा है। ठीक है? तो वैश्वीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सतत चलती रहती है, इसको कुछ रोक नहीं सकता, मतलब चलती रहेगी, जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं। आर्थिक यानी बिजनेस, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, और जैसे कि मतलब जो प्रधानमंत्री होते हैं देश के, जो नेता लोग होते हैं, वो अपनी इन चीज़ों का, नीतियों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि दूसरे देशों में जाते हैं। ठीक है? और आर्थिक मतलब जो वहाँ का सामान यहाँ आता है, यहाँ का सामान वहाँ जाता है। और सांस्कृतिक यानी सांस्कृतिक मतलब जो हमारी परंपराएं होती हैं, जो हमारी खुद की थिंग्स होती है, अपनी पर्सनल होती है, तो वो भी शेयर होती है। जैसे कि वहाँ के लोग यहाँ आए थे तो उन्हें शिक्षा का भी यहाँ आदान प्रदान किया था, अपनी अपनी थोड़ी बहुत कल्चर का, अपना थोड़ा बहुत कपड़ों के सेंस का। ठीक है? और यहाँ के लोगों से भी वो बहुत कुछ सीख के ले गए होंगे। ठीक है? तो ये सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है? इस प्रक्रिया में सभी संभव स्तरों पर वैश्विक संचार बढ़ता है। ठीक है? ये जो प्रक्रिया है वैश्वीकरण, इसमें सभी संभव स्तर, मतलब जितने से जितने, मतलब जितनी सीमाएं होती हैं उतने तक क्या कहते हैं, वैश्विक संचार बढ़ता है। ठीक है? यह विश्व में एक रूपता और क्षेत्रीयता दोनों की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है?
बढ़ाता है। यह प्रक्रिया में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में पड़ते हैं, ठीक है? किसी चीज़ का सकारात्मक प्रभाव है तो उसका थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ही। तो जैसे वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में क्या हुआ, भारतीय समाज में देखते हैं। पश्चिमी समाज तथा संस्कृतियों की कुछ बातों का आत्मसात किया गया, जैसे कि कपड़े हो गए, लोगों का मतलब लैंग्वेज भी आई, ठीक है? जैसे महिलाओं की स्वतंत्रता ही तो पहले, यानी जो महिलाएं पहले बंद रहती थी, उनका कुछ मतलब ऐसा नहीं था, खुद की पहचान नहीं थी, तो उसके लिए भी इन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट किया और रूढ़िवादी तत्वों का विरोध किया। मतलब जो सती प्रथाएं ऐसी होती थी जिनसे मतलब समाज में जो कुरीतियाँ थी उनका इन्होंने विरोध किया। शिक्षा की अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच को सुनिश्चित किया, ये अच्छे प्रभाव है। खान पान, रहन सहन, पहनावे में भिन्नता आई और विकल्पों की उपलब्धता को बढ़ाया, ठीक है? ये जो साइन है एरो का, ये मैंने बढ़ाने के लिए यूज़ किया हुआ है। और आधुनिक तकनीकों का आगमन हुआ, ठीक है? जैसे कि मशीनें आई एक से एक, नहीं तो यहाँ कपड़े भी चरखे वरखे से बनाए जाते थे, फिर तकनीकें आई, फिर बहुत डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा डिजिटल लेन देन, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स एट्सेट्रा कई क्षेत्रों में प्रगति हुई, जैसे कि अभी चल रहा है डिजिटल इंडिया जो भी हो रहा है। हालाँकि समाज में पड़ने वाले प्रभाव की कुछ सीमाएँ भी हैं, मतलब इससे बुरे प्रभाव भी पड़े, जैसे कि शिक्षा के बाज़ार केंद्रित हो गए। आज शिक्षा का उद्देश्य पैसे कमाने तक सीमित रह गया। पहले जो होता था शिक्षा लोग पाते थे ताकि क्या कहते हैं वो अपने ज्ञान को प्रसार कर सकें, अपने ज्ञान से सबको मतलब सही राह पे ले जाए। पर अब ऐसा है कि लोग इसे पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं, ताकि हम शिक्षित हो जाएँगे, फिर हमारी नौकरी लगेगी और हम पैसा कमाएँगे। पहले ऐसा नहीं होता था। तो इस चीज़ में थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इससे। और इस संदर्भ में नागरिक समाज दूरस्थ अधिकारों के प्रभाव से दूर और कम से कम उनकी स्पष्ट पहुँच और अतिक्रमण से स्वयं को व्यक्त करता है और बचाते हैं, ठीक है? नागरिक समाज की व्यापक रूप से स्वीकार की गई परिभाषा आर्थिक और राज्य के बीच में स्थित क्षेत्र को संदर्भित करता है। यह परिवार स्वैच्छिक संघों सैद्धांतिक रूप से राज्य से दूर हो गया है। वास्तव में यह उच्चतम अधिकृत राज्य द्वारा तैयार औपचारिक नियमों के अंतर्गत काम करता है, ठीक है? ये नागरिक समाज में मुझे समझ नहीं आया था, इसलिए मैंने नागरिक समाज के बारे में ही इससे जुड़ता हुआ लिख दिया है। आपके लिए आप ऐसा भी लिख दो तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नौकरशाही की बदलती भूमिका के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। इसको मैं समझाती हूँ। नौकरशाही भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है, यानी जो नौकरशाही होते हैं आईएएस, पीसीएस, ये जो होते हैं ये अपनी बुद्धि के अनुसार इस मतलब कार्यपालिका के मतलब बने होते हैं, ठीक है? तो प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य में बदलाव के साथ इसका रंग भी बदल रहा है, क्योंकि पहले जो था टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो उससे जो अब बदल रही है तो इसका रंग बदल रहा है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एनपीएम जो होता है और सुशासन, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य में बदलाव के साथ इसका रंग बदल रहा है, ठीक है? ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो चल रहा है और शासन सुधारों के तहत शासन का परिदृश्य भी बदल रहा है, जहाँ नौकरशाही की अधिक पारदर्शी व कुशल व जवाबदेह बनाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि मतलब जवाबदेही उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती थी, पारदर्शिता भी उतनी नहीं थी, क्योंकि ये जो साधन थे ना हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक, अभी जो डिजिटल इंडिया आया हुआ है, तो शासन में भी क्या कहते हैं उसे, ई गवर्नेंस जो चल रहा है, तो उसके तहत बहुत कुछ बदलाव आए हैं। तो नौकरशाही की जिम्मेदारियां, नियामक और सेवा कार्य बढ़ गए हैं, बढ़ेंगे ही। नौकरशाही की जिम्मेदारियां, ठीक है, ये पढ़ चुकी हूँ मैं। समकालीन शासन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्ञान प्रबंधन की भूमिका निभाने की उम्मीद है। नौकरशाही की भूमिका विभिन्न स्तरों पर भिन्न है, ठीक है? जैसे विभिन्न स्तरों पर भिन्न है। शासन संरचनाओं में शीर्ष स्तर पर होता है, सबसे बड़ी जॉब कहा जाता है, मतलब शासन के तौर पे तो सबसे बड़ी माना जाता है स्तर पर। और नौकरशाही के कार्य नीति निर्माण होते हैं। नीतियों का निर्माण करने के लिए ही इन्हें इनकी मतलब, क्योंकि सरकार ऐसी होती है जो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल में लोग चले जाते हैं ना, पॉलिटिकल में तो वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनका जो मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि वो तो बिना पढ़े होते हैं तो वो कुछ भी नीतियाँ बना देंगे, इसीलिए उनके सहयोग के लिए नौकरशाही की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, तो जो नीति निर्माण होता है उनका ही कार्य होता है, फिर उसके अनुसार जो नेता लोग होते हैं तो उसका वो फिर थोड़ा बहुत उस चीज़ में देखते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फिर उस चीज़ को पेश किया जाता है, फिर बिल पारित किया जाता है, तो ऐसी वो होती है प्रक्रियाएँ, तो इनका होना महत्वपूर्ण है, ठीक है? और तो विभिन्न, तो कहाँ पे थी मैं, नौकरशाही के कार्य नीति निर्माण और उपयुक्त कार्यान्वयन रणनीतियों के तहत को तैयार करने से संबंधित है, ठीक है? तैयार करेंगे। उभरती हुई शासन चुनौतियों के, क्योंकि शासन की चुनौतियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा उभरती रह रही हैं, बहुत ज़्यादा उभर रही हैं। आलोक में नौकरशाही की भूमिका में बदलाव निम्न कारकों के तहत समझा जा सकता है, क्योंकि उनके उसमें बदलाव क्यों आ रहे हैं, तो उसके कारक भी दिए गए हैं। इसमें कारक क्या हैं? वैश्वीकरण की तेज गति, क्योंकि वैश्वीकरण बहुत तेज़ी से गति कर रहा है, तो इसके कारण भी होता है, मतलब इससे बदलाव आया है। संचार प्रौद्योगिकी का तेज़ी से विकास, जो संचार प्रौद्योगिकी है, जैसे टेक्नोलॉजी हमारी चल रही है, तो उसके तहत जो तेज़ी से विकास और साइबर अपराध हो रहे हैं, तो उससे संबंधित समस्याएँ, क्योंकि पहले तो अपराध वैसे होते थे ना,
अब तो साइबर अपराध हो रहे हैं, क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी के तहत बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, जैसे कि लोगों का पैसा हड़प लेते हैं लोग ऑनलाइन तौर पे। तो इससे उनकी जो भूमिका है वो बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा टफ होता रह रहा है सोशल मीडिया के कारण होने वाले खतरे, जो सोशल मीडिया से जो खतरे होते हैं, बहुत सारे स्कैम हो जाते हैं। तो ऐसा ठीक है, इससे भी इनकी भूमिका है, थोड़ा बहुत बदलाव, थोड़ा नहीं बहुत बदलाव आया है। प्रौद्योगिकी में प्रगति, जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, इसके कारण जो सरकारी कार्यों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण हो रहा है, ये भी इनके लिए चुनौती है। शासन के नए उपकरण आए हुए हैं, जैसे नए उपकरण क्या हो सकते हैं, ई गवर्नेंस, और हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। समाज के बहिष्कृत वर्ग, जो बहिष्कृत वर्ग हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग, बहुत कुछ उनके प्रति जिम्मेदारियाँ इनकी होती हैं, जवाबदेही होती है, उसकी भावनाएं बहुत बढ़ गई हैं कि लोगों के साथ भेदभाव ना हो और उनको किसी चीज़ का परेशानी ना सामना ना करना पड़े, जातिवाद को कहीं बढ़ावा ना मिले। तो इसके लिए इनकी जो मतलब जो इनकी जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। जो इनको नीतियाँ बनानी होती है वो ऐसी नीतियाँ होनी चाहिए जिससे इन लोगों का हित हो, मतलब कहीं से इनका हित ना हो, ठीक है। ये इनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट पेज में हम इसकी चर्चा करते हैं। फिर हमने 5 पॉइंट की हमने बात कर ली है। 6 पॉइंट है, नए कौशल व क्षमताओं का निर्माण हो रहा है और आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के खतरे भी बढ़ रहे हैं। तो नौकरशाही को एक ऐसा संगठन कहा जाता है, ऐसा ग्रुप, मतलब ऐसा कहा जाता है जिसमें व्यक्तियों की अपेक्षा पदों से जुड़े नियमों का अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि पद के बहुत नियम होते हैं, बहुत सम्मानीय पद है और बहुत ही ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश के लिए। तो इनके क्या कहते हैं, इनको अपने पदों से जुड़ो कि पद से जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट नियम होते हैं, इसका पालन इन्हें करना होता है। और उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा इनको मतलब लोगों का हित तो इनको करना ही है, साथ में इनको पदों को भी, पद से जुड़े जो नियम होते हैं उसका भी ध्यान रखना है, तो इनके लिए इससे भूमिका थोड़ी बढ़ जाती है। इन नियमों का पालन सभी अधिकारियों को समान रूप से करते हैं सभी अधिकारी, और इसके कारण संगठन में स्थायित्व बना रहता है, ठीक है। तो हम इसमें कितने क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन की। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन आपको बताएंगे, पर इसमें हम इसी में, तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, शासन संकेतकों के 6 आयाम पर चर्चा करें। जो शासन है उसके संकेतक के 6 आयाम आपको बताने हैं। तो इसमें आंसर आप पहले तो आप इतना बड़ा आंसर याद नहीं कर सकते, किसी भी मैंने जितने आंसर बताए हैं, तो आप इन सब के नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। शासन संकेतक शासन को मापने और प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे अच्छे तंत्रों में से एक है, शासन संकेतक जो है, तो सबसे अच्छे तंत्रों में से एक है, ठीक है। यह राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय स्तर पर कार्य करने के तरीके का आंकलन करता है, ठीक है। मतलब कैसे कार्य होगा, किस तरीके से किया जाएगा, इसका आंकलन ये करेगा। और आमतौर पर कहा जा सकता है कि यदि आप इसे माप नहीं सकते तो आप इसे प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर हम इसमें इसके संकेतक देखते हैं, छः आयाम पूछे हैं ना। तो 6 आयाम में पहला है आवाज़ व जवाबदेही, यानी यह प्रमुख शासन संकेतक है जो नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने और अपनी प्राथमिकता को स्पष्ट करने, हितधारकों को उनके कार्यों के प्रति जिम्मेदार ठहराने की क्षमता को इंगित करता है, ठीक है। आप इसमें नोट से बना सकते हैं। ये प्रमुख शासन संकेतक नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता नागरिकों की स्वतंत्रता और उपयोग करने की प्राथमिकता को स्पष्ट करना, और नेक्स्ट है हितधारकों को उनके कार्य की जिम्मेदारी ठहराना, क्षमता, जिम्मेदारियों की क्षमता, ठीक है। आप इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है राजनीतिक स्थिरता और हिंसा की अनुपस्थिति। तो इसकी स्थिरता मजबूत राजनीतिक संस्थाओं और अनुमानित नीतियों का प्रतिनिधित्व करती है, और आर्थिक स्थिरता आमतौर पर मूल्य सूचकांक और समावेशी निवेश में वित्तीय जोखिम निपटने के लिए सरकार की क्षमता को बढ़ा देती है, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, आप इसका नोट कर लीजिएगा। थर्ड है, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन करती चलूँगी। थर्ड है सरकारी प्रभावशालिता, थर्ड आयाम हो गया हमारा, यह सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता की धारणा को संदर्भित करता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिए हैं, स्वच्छ संसाधन जुटाने की दक्षता, स्वच्छ पेयजल तक पहुँच, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। और नियमांक गुणवत्ता, ठीक है, मौद्रिक नीतियाँ व नियमांक ढांचे से जुड़ा यह बढ़ावा देता है व्यावसायिक उद्यमों और सरलीकृत कर कानूनों और प्रतिस्पर्धा बाजारों, सब्सिडी, प्रभावशाली सरकार से व्यापार इंटरफ्रेंस एटसेट्रा, ठीक है। कानून का शासन फिफ्थ आयाम है, इम्पोर्टेंट संकेतक है यह भी। इसका इरादा समाज में सद्भाव बनाए रखना है, जहाँ निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संयुक्त रूप से जटिल सामाजिक समस्याओं हल करने के लिए मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और फिर इसका 6 आयाम है भ्रष्टाचार
पर नियंत्रण, ठीक है, यह भ्रष्ट प्रथाओं को संभालने में रोकने में सरकार की क्षमता को दर्शाता है। वैश्वीकरण के बाद मंत्रालयों और विभाग के संगठन व उन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए तैयार किया जाता है जो सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से भ्रष्टाचार की चपेट में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? हमारा भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र एक प्रकार की का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति समान अधिकार प्राप्त होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी होती है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। यह ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपने प्रतिनिधित्व चुन सकती है, जिसमें शासन या प्रतिनिधि का चुनाव लोग करते हैं तथा उसे विधायिका का सदस्य बना सकती है। लोकतंत्र में लोक का अर्थ है जनता, तंत्र का अर्थ है शासन। जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। यह दो प्रकार से होता है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र जो भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसका एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। तो ठीक है, ये आंसर यहाँ पे हो गया है। बस ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी आपको।